इस वीडियो में मैं एक ऐसे मर्डर केस के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें एक लड़का टीवी स्टार बनता है, उसकी शादी होती है, उसका डिवोर्स होता है, उसका मर्डर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डेड बॉडी मिलती है, मल्टीपल सेक्सुअल एनकाउंटर्स का पता चलता है और डीएनए टेस्टिंग के बाद भी किलर कौन है ये पता नहीं चल पाता। मेरे पास मर्डर सीन के कुछ रियल फ़ोटोज़ हैं, उसके लिए तुम्हें वीडियो देखनी होगी क्योंकि सस्पेंस को कभी भी पहले रिवील नहीं करते। एक 11 साल का लड़का जिसका नाम था बॉब क्रेन। बॉब का छोटी उम्र से म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा था। बॉब अपने स्कूल के अर्ली एजेस में ही कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को काफ़ी अच्छे से प्ले कर लेता था। बॉब ने अपने हाई स्कूल में म्यूज़िक बैंड को ज्वाइन करा। टाइम बीतने के बाद बॉब की शादी हो चुकी थी एमी टार्जियन से। 1950 तक बॉब अपना करियर रेडियो में सेट कर चुका था। उसने अपने रेडियो शो लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहर में होस्ट करे। लकीली ये शोज़ काफ़ी हिट जाते हैं। इन शोज़ की सक्सेस की वजह से बॉब की जान पहचान बड़े सेलिब्रिटीज़ तक पहुंच गई थी। अब बॉब क्रेन को लोग किंग ऑफ लॉस एंजलिस एयरवेव्स के नाम से जानने लगे थे। अब उसने रेडियो और म्यूज़िक से आगे बढ़कर अपना कदम एक्टिंग में रखा। उसके इतने फेमस होने की वजह से बॉब को अपना खुद का टीवी शो मिला जिसका नाम था होगन्स हीरोज़। ये शो बहुत ही कम टाइम में काफ़ी हिट हुआ जिसकी वजह से बॉब एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ। अब बॉब क्रेन काफ़ी बड़ा टीवी स्टार बन चुका था, पर यह सारा फेम और स्टारडम एक कॉस्ट के साथ आता है। बॉब का 1970 में डिवोर्स हो चुका था क्योंकि एमी उसकी वाइफ को पता चल चुका था बॉब के उसी के शो पे उसी की को स्टार्स के साथ मल्टीपल अफेयर्स थे। डिवोर्स होने के बाद बॉब ने दूसरी शादी करी अपनी को स्टार के साथ जिससे उसका अफेयर चल रहा था। अब ये मैरिज 7 साल तक चली। 7 साल के बाद बॉब का फिर से डिवोर्स हो चुका था और उसका टीवी शो जिसकी वजह से बॉब एक फेमस टीवी स्टार बना था वो भी कैंसिल हो चुका था। होगन्स हीरोज़ वॉज कैंसिल्ड। उसके बाद बॉब स्कॉटडेला शहर के एक डिनर थिएटर में काम करने लगा, पर एक दिन स्कॉटडेला में बॉब का मर्डर हो जाता है। अब यहाँ से सबके राज खुलने स्टार्ट होते हैं और एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ये मर्डर केस मिस्टीरियस मर्डर केस बन जाता है। जून 1978 बॉब की एक को स्टार जिसका नाम है विक्टोरिया, वो बॉब के स्कॉटडेला शहर वाले अपार्टमेंट में एंटर करती है। एंटर करते ही उसे सामने बेड पर पड़ी हुई एक लाश दिखती है। वो लाश बॉब की थी। उसके गले में इलेक्ट्रिक वायर लिपटी हुई थी। दीवारों पर सारी तरफ खून लगा हुआ था और उसके सिर के नीचे का तकिया पूरी तरह खून से सन चुका था। अब मैं तुम्हें क्राइम सीन की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो मुझे इस केस के बारे में रिसर्च करते हुए मिली थी। अब वहाँ के पूरे क्राइम सीन को देखते हुए पुलिस को पता चला कि यहाँ से ना तो कुछ चुराया गया है और ना ही यहाँ पे फोर्स्ड एंट्री हुई है, मतलब कोई भी यहाँ गेट तोड़कर नहीं घुसा। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बॉब का एक बहुत करीबी दोस्त है जिसका नाम जॉन हेनरी कारपेंटर है। ये दोनों होगन्स हीरोज़ के सेट पर मिले थे। इन दोनों की एक आदत थी कि ये दोनों बार्स में जाकर लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाते थे और उन लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे और उनके सेक्सुअल एनकाउंटर को वीडियो में रिकॉर्ड करते थे। ये सारी बातें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली। अब बॉब के मर्डर के बाद बॉब के बेटे ने एक सवाल पूछा कि क्या इन लड़कियों ने अपने सेक्सुअल एनकाउंटर की वीडियो अपनी मर्जी से बनवाई थी। तो उनमें से काफ़ी लड़कियों ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें तो पता भी नहीं था
कि हमें वीडियो में रिकॉर्ड करा जा रहा है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि बॉब का दोस्त जॉन कारपेंटर बॉब के मर्डर के 4 दिन पहले कहीं बाहर जाता है। ये पता चलने पर पुलिस जॉन की कार को सर्च करती है तो उन्हें जॉन की कार में काफ़ी जगह पर ब्लड के निशान मिलते हैं जो मैच कर जाते हैं बॉब के ब्लड टाइप से। अब एक इन्वेस्टिगेटर उस कार के फोटोग्राफ्स को एग्जामिन करता है तो उसे दिखता है कि कार के अंदर कुछ ब्रेन टिश्यू, कुछ इंसानी दिमाग के टुकड़े पड़े हुए थे। अब ये फोटोग्राफ्स जज ने देखे तो जज को एक रेड फ्लैग दिखा जिसकी वजह से जॉन कारपेंटर अरेस्ट हो गया था। अब तुम सोच रहे होगे कि बॉब का दोस्त जॉन कारपेंटर अरेस्ट हो चुका है और ये केस सॉल्व हो चुका है, पर अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। अभी एक और चीज़ होना बाकी है, कोर्ट में पूरी तरह से पता लगाना कि असली किलर कौन है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन बॉब के बेटे को कोर्ट में पेश करती है तो रॉबर्ट, बॉब का बेटा, बताता है कि बॉब चाहता था कि उसकी फ्रेंडशिप जॉन के साथ ख़त्म हो जाए, पर उनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से जॉन को बॉब का मर्डर करना पड़ जाए। इन सब के बाद फिंगर पॉइंट होने लगी दूसरे सस्पेक्ट्स पर। हो सकता है कि जिन लड़कियों को वीडियो में रिकॉर्ड करा गया था उनमें से किसी ने बॉब का मर्डर करा हो, या फिर बॉब की दूसरी एक्स वाइफ जिससे उसका डिवोर्स हुआ और वो बॉब की वसीयत क्लेम करने में नाकामयाब रही, उसने बॉब का मर्डर करा हो। फिर टाइम बीतने के बाद 1998 तक जॉन कारपेंटर मर गया था, ये साबित करते करते कि मैंने बॉब का मर्डर नहीं करा। अब 2016 में एक रिपोर्टर जिसका नाम जॉन हुक है, वो कार में मिले डीएनए सैंपल्स का डीएनए टेस्ट करता है। यहाँ से जॉन हुक को 2 डीएनए प्रोफाइल मिलती है जिनमें से एक सैंपल एक आदमी का होता है और दूसरा सैंपल किसी भी टेस्टिंग के लायक नहीं बचता है, तो उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता कि ये डीएनए सैंपल किसका है। यहाँ से पता चलता है कि बॉब के मर्डर में 2 इंसान शामिल थे और ये बात हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलती है कि बॉब के मर्डर करते टाइम ना तो कुछ चुराया गया था और ना ही अंदर आने के लिए गेट को तोड़ा गया था। अब सवाल ये भी आता है कि फिर वो किलर्स अंदर कैसे आए, क्योंकि अपार्टमेंट तो चारों तरफ से लॉक था। During my career, I've had a lot of big cases, but the Bob Crane case tops them all. बॉब मर्डर केस आज भी अनसॉल्व्ड है, बॉब के किलर्स आज भी बाहर हैं। ये चीज़ इस केस को अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस केस बनाती है। ये थी एक मिस्टीरियस वीडियो। स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही है, उस पर क्लिक करके तुम एक हॉरर वीडियो देख सकते हो।